नमस्कार, सीनबीस की आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। सुस्त शुरुआत के बाद बाजार ने पकड़ी रफ्तार। निफ्टी 125 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 24,800 के पार। बैंक निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच फार्मा शेयरों में आज तूफानी तेजी। करीब 2% चढ़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। टोरेंट फार्मा, साथ ही सन फार्मा और एल्केम में सबसे ज्यादा तेजी। साथ ही डिफेंस शेयरों ने भी पकड़ी रफ्तार। अच्छे नतीजों के बाद डिक्सन टेक में मुनाफा वसूली। करीब 6% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। ज़्यादा टैक्स रेट के चलते मुनाफे पर पड़ा असर। उधर पीएलआई का फायदा घटने से FY27 के मार्जिन पर भी असर की आशंका। 10% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद केपीआर मिल्स करीब 6% टूटा। 3.25% हिस्से के लिए 1 करोड़ शेयरों में हुआ सौदा। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बेचने की खबरें। ओके, मीनवाइल वीरू, वो थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल दिया आपने? वो लेवल कौन सा लेवल? 846। 846 है ना। आज का हाई देखिए 844। खैर अभी देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम देते हैं। चलिए पहले तो आपको कार्यक्रम का क्रम समझा देते हैं, फिर इस बात पर आएंगे। हमारे साथ आशीष बहेती जी और प्रशांत सावंत जी पिछले शो से बने हुए हैं, और उसके अलावा रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान और होंगे। मार्केट फंडामेंटल बात करने के लिए प्रकाश दीवान से चर्चा होगी, और टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोहता को वापस जोड़ेंगे एक बार शो में। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा रुख करते हैं मार्केट का। थोड़ा सा मार्केट अब उस कंजेशन जोन में आ रहा है, जैसा वीरू ने भी कहा, और हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि पहला रेजिस्टेंस जो है आपका वो 24,800 से 850 का ही जोन था। वो वहाँ पर कल का हाई, वो कल का वो कोलैप्स जोन भी है, और ऑप्शन राइटर भी सारा सबसे ज़्यादा वहीं बैठा है। वहीं पर आकर एक बार के लिए मार्केट अब थोड़ा सा अटका है। देखते हैं खैर ये इसको क्रॉस करता है या नहीं। लेकिन आज अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो मोमेंटम काफ़ी शानदार है कई पॉकेट्स में। फार्मा लीड कर रहा है, उसको टोरेंट फार्मा F&O का टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर। टीटागढ़ रेल जो बैंड से बाहर आया, यहाँ पर अच्छा मूव, 3-3.5% ये ऊपर। डिफेंस में अच्छा मूव है, BEL देखिए 3% ऊपर। इसके अलावा आप देखिए कुछ इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आ रही है। NCC के बाद अब IRB इंफ्रा, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो फार्मा, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ स्पेसेस है जहाँ पर बाइंग है। आज का मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे डिक्सन टेक। मिनी इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह 8% नीचे था, अब 6.5 रह गया, लेकिन है अभी भी नीचे ये स्टॉक। और उसके अलावा HFCL, AB फैशन, ये 2 और स्टॉक जहाँ डिक्लाइन। इंडसइंड बैंक नंबर से पहले थोड़ा फीका पड़ता हुआ। तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स जो आपको डाउन साइड पर दिखाई देंगे। वीरू जैम, तो ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। और इस बीच जो अनुज ने मार्क किया था टीटागढ़ रेल सिस्टम को लेकर आइए 925.20 गजब डे हाई पर। और BEL, डिफेंस और फार्मा, ये आज की थीम है। पैनल आपकी स्क्रीन पे आशीष बहेती जी, प्रशांत जी पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी रचना वैद्य जी और रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। रचना जी गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? मॉर्निंग। इस वक्त के मेरे 2 ट्रेड्स में एक लॉन्ग साइड पे रहेगा विच वुड बी टीटागढ़। टीटागढ़ में जो मोमेंटम है उसमें काफी और मुझे लग रहा है कि जान है, एंड दिस कैन गो फर्दर हायर। एंड यहाँ पे मेरा टारगेट होगा, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे मेरा टारगेट होना चाहिए टीटागढ़ में, जस्ट अ मोमेंट। रचना जी। या टीटागढ़ में मेरा टारगेट होना चाहिए 960 का, एंड SL होना चाहिए 915 का। 915 के SL के साथ इसके फ्यूचर्स का लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 960 एंड 75 के टारगेट के लिए शायद डिलीवरी लेनी पड़े। 60 का टारगेट शायद आज के दिन में ही आ जाए। एंड अनदर कॉल वुड बी ऑन द लॉन्ग साइड जिसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, दैट इज हेवल्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है मॉर्निंग से। करीब 1585 के आसपास है हम फ्यूचर्स पे। अगर यहाँ पे 1570 होल्ड कर जाएगा तो यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए 1600 का। ओके चलिए, तो ये रचना जी की तरफ से आज की 2 ट्रेड्स, टीटागढ़ और हेवल्स। आशीष जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? जी अनुज जी, पहली जो ट्रेड रहेगी वो AB कैपिटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3-4 दिनों का जो ट्रेडिंग क्लस्टर बन रहा है उसको स्टॉक ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। 214 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है।
ऊपर में हमें लगता है इसमें 225 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो JSW एनर्जी का, इसमें भी एक पुल बैक देखने मिला आज इंट्राडे में, तो यहाँ पे 500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 520 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ये दो ट्रेड्स आपके हो गए। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरू जी, मैं फर्स्ट पिक मेरे मॉर्निंग ट्रेड हेवल्स को ही कंटिन्यू करने वाला था, बट क्योंकि रचना जी ने वो डिस्कस किया, मैं चेंज करूंगा। तो मेरी फर्स्ट पिक होगी बाटा इंडिया। यहाँ पे अगर हम देखें, एक बहुत ही स्ट्रांग कंसोलिडेशन शुरू है और हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लॉन्ग रेकमेंड करूंगा करीबन 1235 करंट जोन में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 1220 के नीचे, 1218-17 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 1285 1285 का होगा। नेक्स्ट पिक जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो होगा टीवीएस मोटर्स। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा में डिप आई थी और वहां से फिर से पॉजिटिव प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। करंट प्राइस 2775 पे, स्टॉप लॉस होगा 2750 के नीचे बिलो 2750। यहाँ से टारगेट होगा 2840 2840 का। ओके, अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स इस समय की? जी वेरी गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड। सबसे पहला लार्ज कैप LND में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरली हमने देखा है कि रिसेंटली ये स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर हुआ है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के साथ छोटे छोटे पुल बैक मूव्स आए हैं, बट वो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है। 3520 के नीचे स्टॉप लॉस रखे LND में खरीदारी की सलाह है, 3680 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी जो दूसरी स्पीकर रहेगी वो फार्मा स्पेस में से टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां ऑलरेडी एक अच्छा टाइम वाइज करेक्टिव फेज हमने ऑफ लेट देखा है। आज फार्मा एज अ पूरे स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है, तो ये भी एक वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है अभी। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं, तो टोरेंट फार्मा में 3250 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह है 3500 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए जनाब। और ट्रेड्स लेने के बाद देखिए अभी तक निफ्टी डे हाई पर है, इट्स 24834। जो चीज़ हमें इस वक्त एक थ्रस्ट जनरेट करके दे रही है दैट्स HDFC बैंक। कल जिसने समस्या खड़ी करी थी, निवारण आज वो खुद ढूंढता हुआ 1940 पे डे हाई पर। इट्स रिलायंस, सेकंड बिगेस्ट आई थिंक बेनिफिशियरी एज ऑफ नाउ। रिलायंस एट डे हाई, ये हमको एक एडवांटेज देता हुआ। और कुछ स्टॉक्स जो कल कोलैप्स हुए थे, फॉर इंस्टेंस बजाज ऑटो, आप जरा उसको देखिए एक बार। बजाज अब ऑटो अपनी, मैं इनफैक्ट ये लोकेट भी कर लेता हूँ, बजाज ऑटो परसों 200 डेमा के ऊपर आ गया था, बट कल कोलैप्स हुआ था, बट अगेन 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 अबाउट 200 डे। रचना जी, बजाज ऑटो पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? रचना जी म्यूट पे हैं आप। सॉरी अबाउट दैट। बजाज ऑटो में मेरा ये मानना हम 8700 के आसपास बैठे हैं। 8750 को अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो फिर हम 8850 की तरफ निकल पड़ेंगे। और सुबह का जो जिनका लोअर लेवल से एंट्री था उनको एक बारी को 8750 के आसपास अगर हम पहुंचते तो वहां पे एसएल को ट्रेल करना चाहिए या फिर बुकआउट भी करना चाहिए। 8750 निकला तो देन अनदर 100 रुपीज ऑफ अपस्विंग इज पॉसिबल। ओके, मीनवाइल आई थिंक वीरू, क्या हमने जो एक मेरे ख्याल से आज की स्पॉटिंग में थीतागर, मतलब मुझे फ्रैंकली बोलूँ उस समय नहीं पता था कि इतना मूव आएगा। 904 पे स्पॉट किया उसको हमने, अब 940 पर 36 रुपये का मूव आ गया। तो शानदार मोमेंटम मेरे ख्याल से स्क्रीन पर इस समय। और ये खैर ऐसा ही स्टॉक है, थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आई थिंक 3-4 दिन पहले 12-13% ऊपर था, अब देखिए क्या शानदार मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ स्टॉक में। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ अब मीनवाइल निफ्टी उस जोन में आ गया है 24850 के अब ऊपर निकला है। अब देखते हैं इस 24850 के जोन को हम डिसाइसिवली क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। अगर ये हुआ तो फिर बड़ा शानदार पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी भी 350 पॉइंट ऊपर। कल थोड़ा सा मार्केट ने शायद एक गुगली दी हो, ये भी पॉसिबल है। हमारे साथ अब प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज एक ऐसी स्पेस के जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत पैसा बनाया है। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक शानदार मूव। डिफेंस, चाहे आप सोलर इंडस्ट्रीज़ देखें, हेल देखें, BEL देखें, आपका क्या व्यू रहेगा इन स्टॉक्स पर और आपका प्रेफर्ड आइडिया क्या होगा इनमें?
गुड मॉर्निंग अनुज। सो नो डाउट जो डिफेंस में एक एक शुरुआत हुई है री रेटिंग की, और मैं शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 हफ्ते, 2 क्वार्टर, 2 महीने की चीज नहीं है। ये चाल आपको अगले 2 डेकेड्स तक दिख सकती है कि ये एक मेगा ट्रेंड शुरू हुआ है। और हिंदुस्तान की कंपनीज, भारत की कंपनीज में जो सेलियंस थी, जो अटके हुए थे हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेके और स्केल को लेके, और एक जिसको कहते हैं ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एलिजिबिलिटी को लेके, वो सब चीजों का निवारण हो चुका है। तो अब तो डिफेंस के लिए खुला रास्ता है कि जो कंपनी जितना अपने आप को सक्षम बना सकती है उतना ऑर्डर बुक ले सकती है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर सकती है, और ये ग्लोबल पैमाने पे होने वाला है। तो यहाँ से शुरुआत हुई है आत्मनिर्भरता से, और मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड वाला मामला बन रहा है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव सेक्टर पे। तो बट दो चीज हुई है क्योंकि सेक्टर एकदम से चला है तो थोड़े से वैल्यूएशन आपको पी मल्टीपल्स कहीं ना कहीं स्ट्रेच लगेंगे, वो रहता ही है ऐसी चीजों में। तो आपको करना क्या है, नाम चुन के रखना है, चयन करके रखना है। मार्केट जब हल्की फुल्की गिरती है कोई और कारण से जहां पे इनका कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, तब इनको अपने पोर्टफोलियो में आप इनका समावेश करिए। अब कौन सी चीजें लग रही हैं जो प्रॉमिसिंग, कल के जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर्स आए हैं, और कुछ महीनों पहले हम लोग ने ये बात की थी तब ये 280 275 पे था, और वहां से आप देखिए ये अब 400 की तरफ जो मतलब टूवर्ड्स 400 जो जा रहा है, ये बिजनेस में जो कॉन कॉल पे इन्होंने जो समझाया है, उससे ये लगता है ये तो मल्टी डेकेड बिजनेस ग्रो होने वाला है। 2 नई फैसिलिटी आनी है इसके अलावा मार्जिन जो इन्होंने 40% एबिटा जो मार्जिन क्लॉक करते हैं इन स्पाइट ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो मेरे हिसाब से सब चीजों को देखते हुए ये दिस विल कंटिन्यू टू बी अ वेरी गुड पिक। हाँ, मैं कहा थोड़ा महंगा हो गया है। छोटे डिफेंस कंपनीज अब भी उभर के आएंगी, इकोसिस्टम डेवलप होगा, एक्सपैंड होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी वेट कर लीजिए। बट आई डेफिनेटली फील वहां भी आपको काफी जगह मिलेगी एक एक डिप्लॉयमेंट करने की। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कुछ टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द कैपेबिलिटीज टू बी प्रूव, मतलब उनकी सक्षमता क्या है, कहाँ पे वो प्रूव अपने आप को कर पाते हैं, उसकी वेट कीजिए। बट वेरी पॉजिटिव। वन ऑफ द सिंपल ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, डिफेंस के जो फंड्स हैं, जो डेडिकेटेड थीमेटिक फंड्स है, सेक्टर फंड्स है, वहां पे आप एलोकेशन कर सकते हैं। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 2 हफ्ते की वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हुए, प्राइस स्ट्रेच हुए, कहीं ना कहीं आपको मौके मिलेंगे, मतलब लोअर लेवल्स पे मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, दूसरी स्पेस जो आज कमाल कर रही है वो है फार्मा। फार्मा में आपका क्या व्यू होगा और यहाँ पर प्रेफर्ड आइडियाज? अनुज, फार्मा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये चला नहीं है जितना। ये चला इसलिए नहीं है कि ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेके एक चिंता बनी हुई थी, तलवार लटकी हुई थी कि भाई कहीं ना कहीं टैरिफ आएंगे फार्मा पे, तो किस रूप में आएंगे, क्या रंग रूप लेंगे, ये सब उसकी वजह से फार्मा चला नहीं है। तो अब जो पैसा एलोकेट हो रहा है फार्मा में, इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और खास करके एक सेमाग्लूटाइड जो मॉलिक्यूल है ओजेम्पिक ड्रग का, जो वेट लॉस में ग्लोबली बहुत यूज हो रही है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभरती हुई समझ आ रही है। तो आई वुड बिलीव कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज जो है प्ले करने के लिए, सीडीएमओ तो ऑफकोर्स है, एपीआई सीडीएमओ, लेकिन जेनेरिक्स में भी कई जगह इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बहुत कम कंपनीज हैं जो डिस्कवर नहीं हुई हैं, तो फार्मा के नॉर्मली पी हमेशा हाई रहते हैं। बट आई वुड अगेन टेक अ बास्केट अप्रोच, या एक फार्मा फंड की तरफ झुकाव मेरा रहेगा, क्योंकि कौन सी कंपनी कब चलती है कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है कि जिसको लेके आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लेंगे, क्योंकि काफी अच्छी कंपनीज डिस्कवर हो चुकी हैं। छोटी कंपनीज थी वो भी काफी बड़ी हो गई। सो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग इनटू वन स्पेसिफिक नेम्स। बट सारी कंपनीज अच्छी लग रही है। मुझे एक सिंजीन करके कंपनी है जिसका कामकाज बहुत ही यूनिक है। रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए, वीक आए, मतलब वो टाइम लगता है इन सब चीजों के डेवलपमेंट में, लॉन्ग टर्म बिजनेसेस हैं, तो थोड़ी सी वहां मार पड़ी थी, लेकिन इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक कंपनी है जिसमें बहुत अलग बिजनेस मॉडल है उसका, जो इनपुट साइड पे, रिसर्च साइड पे है। वो काफी डिजिटाइजेशन भी उसमें यूज करते हैं, काफी डेटा माइनिंग करते हैं। वो है इंडीजीन। तो ये कंपनी भी आई थी, आईपीओ आया, उसके बाद बहुत ज्यादा चली नहीं, बहुत ज्यादा नाम उसका नहीं हुआ, बट बहुत अच्छी बिजनेस, मतलब मॉडल बहुत अच्छा है, अच्छी मैनेजमेंट है, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं। वैसे मैं नहीं कह रहा कि बहुत ऐसे ब्राइट नंबर्स आए अभी तक, बट इंडीजीन आप देखिए तो कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 करके ऊपर जा रहा है अपने बिजनेस ट्रैजेक्टरी में। इसको आप ले सकते हो। तो फार्मा को प्ले करने का थोड़ा सा अलग सा ये अप्रोच रहेगा।
ओके प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये फार्मा पे आपने डिफेंस पे अपना की बात कही, ये पीएसयू बैंक्स का चार्म इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था, और मैं खुल के कह रहा हूँ कि अदर देन एसबीआई, लुक एट कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका व्यू क्या है सर ये मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे इस बार? नमस्कार वीरू। नहीं, आई थिंक मिड का पीएसयू बैंक्स में भी बहुत डेप्थ है। और इन्होंने जो पिछले 4-5 साल में जो क्लीन अप होने के बाद का जो आफ्टर इफेक्ट जिसको कहते हैं वो किया है, तो अपने सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस, डेटा माइनिंग, ये सब चीजों पे गौर करके इन्होंने अपने आप को बहुत सक्षम बनाया। अब हम करते हैं तुलना इनकी प्राइवेट सेक्टर से, नहीं इनको मार्केट शेयर इनका खो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मैं जब बिजनेसेस से बात करता हूँ तो बहुत जगह इस टाइप के लोन प्रपोजल्स हैं जिसमें एसबीआई या बीओबी या बैंक ऑफ इंडिया बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस, या कंसोर्शियम लीडर्स हैं या कुछ है। तो ये नहीं है कि सारा ही काम नया क्रेडिट ग्रोथ का प्राइवेट सेक्टर के उसमें जाने हिस्से में जाने वाला है। तो बहुत अच्छे रिटर्न रेशोज भी आ रहे हैं। इनफैक्ट आरओए जो एक बैंकिंग में बहुत बड़ा पैमाने पे वो माना जाता है क्रिटिकल पैरामीटर, उस बेसिस पे अगर आप देखें तो कैनरा बैंक, मुझे अभी कैनरा बैंक ऑफकोर्स थोड़ा सा ऊपर आ गया है अभी पिछले 2 हफ्ते में, बट जो लेवल्स पे नीचे मिल रहा था एट अबाउट 87, 88, आई मीन इट वाज माउथ वाटरिंग, क्योंकि आपको इतने अच्छे बैंक्स मिल रहे हैं जिनके वैल्यूएशन, सम ऑफ पार्ट्स देखें, कैसे भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब कुछ भी करके देखें आप पैरामीटर्स वाइज, वो इतने प्रॉमिसिंग थे। तो आई थिंक स्टिल अभी भी जगह है। एसबीआई को छोड़ के अगर आपको कुछ बैंक्स पे ध्यान देना हो तो आई वुड स्टिल पिक कैनरा बैंक, इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमेशा साइड में रह जाता है, फोकस सारा पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैंक में भी बहुत जान है, इसकी बैलेंस शीट मजबूत है और आगे चल के ग्रोथ भी आती है। ओके, तो ये होगी बैंक्स पे बात। अब आते हैं कैपिटल मार्केट की थीम पे, जो स्ट्रॉन्ग थीम रही है सर, उसमें एक्सचेंजेस भी हैं, यू हैव कमोडिटी एक्सचेंजेस, इक्विटी एक्सचेंजेस, देन डिपॉजिटरीज। एक और बड़ा रिवर्सल आया तमाम ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स में। लुक एट एंजल वन फॉर इंस्टेंस, मेरे ख्याल से पोस्ट नंबर सबसे बड़ा डैमेज यहीं पड़ा था, बट बाजार ने एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया। अभी आपका, अगर मैं बाइसेक्ट करूँ इस सेगमेंट को, वी हैव वन मोर थीम आई थिंक, ये एएमसीज एज वेल। आपका ज़्यादा झुकाव कहाँ रहेगा इस वक्त? नहीं, देखिए मेरे ये स्पेस इतनी प्रॉमिसिंग है कि आप चाहे ना चाहे इसमें ग्रोथ आना ही आना है। अब किसी का ग्रोथ दूसरे से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखें, ट्रेंड वाइज देखें, तो आप ये सोच के मुझे बताइए कि कौन से बिजनेस में आपको लगता है कि गिरावट आ सकती है अगले 3, 4, 5 साल में? कहाँ ऐसा होगा कि कस्टमर कम हो जाएंगे? कहाँ ऐसा होगा कि आपकी प्राइसिंग पावर नहीं रहेगी? तो हर जगह आप देखें तो इस टाइप पर अब एक इसमें डिपॉजिटरीज का काम लीजिए। हिंदुस्तान में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक लिस्टेड है, एक अभी लिस्टेड नहीं है। जो नहीं लिस्टेड है उसके प्राइवेट मार्केट्स में जो वैल्यूएशन और वो सब जो समझ आ रहे हैं वो 75-80 के पी पे कर रहे हैं। ये आपको शायद सीडीएसएल की बात कर रहा हूँ, ये शायद हिस्टोरिक बेसिस पे 55-57 के जोन में होगा, मुझे एग्जैक्ट रेट के हिसाब से याद नहीं है, बट जनरली बाय एंड लार्ज ये रेंज में है। अब ये बिजनेस में जो पेस से ग्रोथ कोविड के बाद हुआ डीमैट अकाउंट का, वो तो हो गया, पर ये नहीं है कि अब नहीं होगा। अब जो ग्रोथ आ रही है वो और रोबस्ट है, वो और समझदार लोग आ रहे हैं, और उसके अलावा जो सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं। एएमसी देख लीजिए आप, कहीं भी कोई भी एसआईपी का फ्लो देखें, जो लमसम का फ्लो देखें, जिस टाइप की एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक कहीं भी कोई झुकाव है ही नहीं, मतलब नीचे की तरफ। तो आई डोंट थिंक इस फील्ड में कोई चिंता की बात है। एक ही चीज का ध्यान आपको रखना है कि इनके वैल्यूएशन जब स्ट्रेच होते हैं, जब मोमेंटम आता है, फ्लोट कम होने की वजह से कई चीजें बहुत जल्दी भाग जाती हैं, तो उन दिनों ना लीजिए आप। पर मैंने जैसे पहले कहा, ये वो वाली लिस्ट है, ये उस सूची में आते हैं जहां मैं जेब में एक लिस्ट रखता हूँ कि भाई ये चीजें मुझे लेनी है अगर गिरावट आती है। और जब भी गिरावट आती है तब आप सर खुजलाएं कि भाई अब क्या लेना है, ढूंढना शुरू करें, उसकी बजाय आपके पास रेडी लिस्ट होनी चाहिए, और उसमें से इस टाइप की कंपनीज आती हैं। तो ये बास्केट है, इसमें आप करिए। ब्रोकिंग से थोड़ा सा परहेज इसलिए है क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रप्शन या इनोवेशन की जगह ऐसी कोई है नहीं कि आपकी कमाई बहुत बड़े उससे बढ़ सके। तो कैचअप है, जो एंजल के नंबर्स आपने कहा वो वीक आए, फिर ठीक ठाक लगे लोगों को, फिर वापस इंप्रूवमेंट आ गया, लेकिन अदरवाइज उसमें ब्रोकिंग में कोई बहुत मेजर उसमें नहीं है।
एसेट मैनेजमेंट, बैक एंड वर्क, मतलब जो के फिनटेक टाइप कंपनीज हैं, इस टाइप के बिजनेसेस हमेशा ग्रो होते रहेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट विजिबल 5-7 ईयर। सो उस लिहाज से अगर आप इसको ले तो थोड़ा एलोकेशन करके बना सकते हैं पोर्टफोलियो। ब्रोकर से सभी को परहेज होता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखिए, कोई भी डील आती है सब लिखते हैं ब्रोकर से एक्सक्यूज, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रकाश, आज का टॉप गेनर है तीतागढ़ रेल। ये रेलवे स्टॉक्स में अचानक क्या हुआ है? वापस शानदार बाइंग आई, डे हाई पर अब स्टॉक करीब 6% ऊपर। इस पर कोई व्यू है क्या आपका, या फिर रेलवे पैक में इस तरीके का मूव क्यों आया? तो देखिए, रेलवे स्टॉक्स पे व्यू क्यों आया, उस पर एक थोड़ी जो मुझे समझ आई है, हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि कोई फंडामेंटल्स इसमें नहीं चेंज हुए। डिफेंस के बाद लोगों को एक चीज समझ आई कि पीएसयूज और रेलवे स्टॉक्स आर द नेक्स्ट मूवर्स, क्योंकि ये पिछले क्वार्टर में जो नंबर्स भी आए हैं, आप एनएचपीसी के नंबर लीजिए, बीईएल के लीजिए, ऑफकोर्स अनरिलेटेड है सेक्टर वाइज, बट गवर्नमेंट कंपनीज की जो स्ट्रेंथ अब अर्निंग्स में दिख रही है। पहले री रेटिंग हुई थी ऑर्डर बुक को लेके, अब हो रही है अर्निंग्स को लेके, ग्रोथ आ रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये जो प्रोफेशनलाइजेशन हुआ है पूरी तरह से पीएसयूज में, उसमें रेलवेज में तो बहुत हुआ है। रेलवेज में जो काम हुआ है वो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऑफकोर्स हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं है, बट हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि वहाँ कंप्लेंट्स की तो गुंजाइश हमेशा रहेगी। पर जो इम्प्रूवमेंट है सिर्फ उस पर फोकस करें तो आपको दिखेगा कि रेलवे में बहुत बहुत बड़े पैमाने पे अपग्रेड्स हुए हैं, कस्टमर सर्विस एनहांसमेंट्स हुए हैं, सो नेटवर्क एक्सपेंशन हुआ है। सो ये सबको देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं है कि रेलवे स्टॉक्स वापस चल रहे हैं, और चलेंगे। बट झुकाव किस पे रहेगा? जो मार्केट शेयर जिनका बहुत दृढ़ है, जो बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रखते हैं, जो जैसे इरकॉन है या राइट्स है। अब दीज आर एल&टी ऑफ रेलवेज, मतलब इनको आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो अगर इसकी जगह किसी और को काम देना है तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल वो क्या होगा, कंप्लीशन, ये सब चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि रेलवे में आप इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जाए तो आपको ज्यादा काम मिलेगा, रादर देन आईआरएफसी या आईआरसीटीसी, जो थोड़े से फ्रंट एंड बिजनेसेस हैं। तो मैं वो कोर बिजनेसेस की तरफ झुकाव ज्यादा रखता हूँ। बट टीटागढ़ क्यों चल रहा है, क्या ऊपर है, मेरा उस पर कोई बहुत खास वो स्टडी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मोमेंटम दिख रहा है मुझे भी, और इसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक से बात करने के लिए। अब हमारे साथ वापस जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं। और आशीष, गुड मॉर्निंग। अच्छा वीरू, आज सुबह एक चीज़ रह गई आज आशीष से डिस्कस करनी, और वो थी आशीष से एक पार्टी मांगनी। अरे हाँ, पर क्या करें, अभी मेरा अभी हाल फिलहाल में एक प्रोग्राम बनाता हूँ तो लेते हैं। हाँ ना आज आशीष जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दें, आशीष का प्रमोशन हो गया, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। आशीष, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, और काफ़ी अच्छा आपका, वैसे मैं बताऊं, मैंने आपको पर्सनली फॉलो किया है पिछले कितने सालों से। जो आपकी ग्रोथ रही है उसको देखकर मैं फ्रैंकली काफ़ी खुश हूँ, और आई एम श्योर कि इस रोल में आप और अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, और सभी दर्शकों का जो प्यार मिला। मुझे ऑलमोस्ट 2006 से मैं सीएनबीसी आवास पे शोज़ कर रहा हूँ, और मैंने ना सिर्फ शोज़ किए बट मैं समझता हूँ कि हमने जो मार्केट गुरुकुल इवेंट किया, या हर तरह के जो एक इम्पॉर्टेंट जिससे हम एक अवेयरनेस क्रिएट की उसके, और जो इस मुहिम में मैं जो सीएनबीसी के साथ जुड़ा उसके, और उसका जो आपने मुझे हमेशा उसके लिए आगे रखा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ कि अब कोशिश करेंगे कि आगे भी जितना वैल्यू एडिशन हम कर सके उसका एक निरंतर प्रयास हमारी तरफ से बना रहेगा। बिल्कुल, और मैं कह सकता हूँ कि वीरू और मैं दोनों की तरफ से कह सकता हूँ कि फीलिंग इज म्यूचुअल, है ना वीरू? हाँ, बिल्कुल। 2 दशक हो गए हमें साथ में, और साथ साथ आगे ऐसे बड़े हैं, खुशी होती है। बस पार्टी मुंबई में पिछली बार भी जब प्रमोशन हुआ था आशीष का, जब जेएम ज्वाइन की थी आशीष ने, पार्टी हुई थी। हाँ, तो इस बार पार्टी दिल्ली में रखते हैं। दिल्ली मुंबई कहीं भी रखिए, मेरे ख्याल से मुंबई रहेगी तो सारे के सारे रहेंगे, पूरी टीम चलिए, बिल्कुल 100%। अब देखिए, अनुज की डाइटिंग थोड़ी कम हुई हो तो फिर एक अच्छी पार्टी रखने का मजा आएगा। मुझे लास्ट टाइम भी याद है कि अनुज बहुत सेलेक्टिव थे अपने पूरे चॉइस में खाने के।
उस वक्त डाइटिंग फुल फ्लैच पे थी, बिल्कुल हाँ, फुल अभी फ्लैच। अभी अभी उस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, अब मार्केट देखिए, बाय द वे 24,900 क्रॉस कर रहे हैं। आशीष, कल क्या ये वन ऑफ था मार्केट में? क्या ट्रेंड वापस लौट रहा है आज? जी बिल्कुल। तो मेरा ये अनुज ये मानना है कि बाजार की जो स्ट्रेंथ है वो फुल फ्लेजेड अब एक आ चुकी है। और हमने तो एक नोट भी बीच में इनिशिएट किया था जहां पे हमने कहा कि डॉलर इंडेक्स की गिरावट और जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में एक स्ट्रेंथ आई, खास तौर पे रुपया में, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल रहेगा, क्योंकि एफआई के इन्फ्लोज इस बात पे काफी हद तक डिपेंडेंट रहेगी कि रुपये की स्टेबिलिटी कैसी है। और रुपये जैसे ही स्टेबल होना शुरू हुआ, हमने देखा एफआई इन्फ्लो आए, और उसके बाद दो बड़े इवेंट आए जहां पे टैरिफ की बात आई, जहां पर पे इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात आई। बट इस पूरे ड्यूरेशन में अगर से आप डेटा देखेंगे तो इंडिया विक्स में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया। निफ्टी ने कंसिस्टेंटली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जिस तरह से अब बाजार ने 24,000 जो कि मोटा मोटी 200 डे मूविंग एवरेज उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि करीब करीब 26,000 के आसपास है, उसको इवेंचुअली क्रॉस करेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि 27,500 तक के आपको बाजार की एक पोजिशनल अपसाइड देखने को नजर आएगी। और इसके पीछे कुछ कारण ये भी है अनुज की, देखिए आप लार्ज कैप में अगर से बैंकिंग सेक्टर को आप देखें या फाइनेंशियल सेक्टर को देखें, तो ये जो पूरा स्पेस है ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसका वेट इंडेक्स में करीब 35% है। वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छी है। प्राइवेट बैंक्स तो ऑलमोस्ट 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में पिछले 6 महीने से जो अंडर परफॉर्मेंस था, वहां पर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैचअप मुझे लगता है वो आते हुए देखने को नजर आएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिन्होंने और सितंबर अक्टूबर से करीब बीट लेना शुरू किया, वहां पर पे अब मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बेस बिल्डिंग शुरू हो गई है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा वापस से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, चाहे वो डिफेंस साइड पे हमें देखने को नजर आई, पावर के सेगमेंट पे देखने को समझ में आई, यूटिलिटीज के सेगमेंट में देखने को नजर आ रही है, ये सभी एक अच्छी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। और बाजार के इस पॉजिटिव मूव को कहीं ना कहीं इनके ये जो डोमेस्टिक थीम्स है ये बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ओके, चलिए, तो ये होगी पहली थीम। डिफेंस पे आपका बहुत झुकाव रहा था, वो डिफेंस पे आपका झुकाव बहुत काम करके भी गया। कोई डिफेंस में छोटी कंपनी या फिर आपकी पिछली 1-2 महीने की रिसर्च में, एंड मोस्ट स्पेशली जो मॉडर्न वॉरफेयर पे काफ़ी हद तक डेडिकेटेड हैं, छोटे इक्विपमेंट्स, ड्रोन, और आई थिंक इन पे फोकस करते कोई कंपनी लोकेट की है क्या आपने? जी, तो देखिए ऐसे तो वीरेंद्र मुझे लगता है कि सबसे बड़े बेनिफिशियरी जनरली इसमें पीएसयूज रहेंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि इनकी एक तरीके की मोनोपोली है। चाहे आप एचएल को देखिए, मैं अभी भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एचएल यहाँ से भी, हमने तो पहले भी इसकी चर्चा की थी, पर अभी भी मेरा ये मानना है कि एचएल का जो ऑल टाइम हाई था वो करीब करीब 5600 के आसपास है। और एचएल की जिस तरह की ऑर्डर बुक की पोजीशनिंग बनी है, उसकी वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी 4 से 5 साल करीब करीब 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ होती हुई कंटिन्यूसली नजर आएगी। और जिसके चलते मैं समझता हूं ये स्टॉक अपने नए ऑल टाइम हाई को छुएगा। बीएल के अपने नंबर्स देखिए, मार्जिन में अच्छा खासा एक एक्सपेंशन आया है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हुई है, तो यहां पर भी जरूर अपसाइड है। पर अगर से शिप बिल्डिंग स्पेस में अभी भी हमें कुछ अच्छा लगता है तो वो होगा जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। हमने मजगांव डॉक की बात पहले की थी, कोचिन की थी, मुझे लगता है अभी भी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर से मैं प्राइवेट सेक्टर में देखूं तो मुझे लगता है कि पीटीसी इंडस्ट्रीज, यानी कि पीटीसी इंडस्ट्रीज करके स्टॉक है जो टाइटेनियम अलॉयज के अंदर में काफी काम कर रहा है। तो इसके अंदर में भी मुझे लगता है कि ऑप्शनैलिटी काफी स्ट्रांग बनी हुई है। और हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी थी एज अ डिस्क्लोजर। ये कोई रिकमेंडेशन बाय सेल के लिए ना, पर ये ऐसा कैश स्टॉक है मिड साइज कंपनी का डिफेंस को रिलेटेड, जो हमें काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। ये पीटीसी इंडिया नहीं है, पीटीसी इंडस्ट्रीज करके, जो करीब करीब 14,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीटीसी इंडस्ट्रीज है ये, पीटीसी इंडिया नहीं है, ये इसको जरा सुधार लें। बिल्कुल काफ़ी हाई टिकट स्टॉक है वो पीटीसी इंडस्ट्रीज, और काफ़ी एचएनआईज के पास काफ़ी क्वांटिटी है इस स्टॉक की। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में, और एक बार फिर से आपको मुबारक। एक बार वो सही वाला स्टॉक दिखा दीजिए प्लीज़, क्योंकि वरना फिर व्यूअर्स को कन्फ्यूजन होगा। बीएससी पे है वैसे वो, शायद एनएससी पे नहीं है, इसके लिए अगर आप उसको बीएससी पे फायर करेंगे तो आपको वो दिखाई देगी स्टॉक। चलिए, इस शो को यहीं समेटने का समय आया, और इस छोटे से ब्रेक के बाद श्रेय और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।